आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देखो किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो आई होप तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट दिया हुआ है कि 5 बॉयज ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एंड ई, तो ए बी सी डी ई 5 बॉयज है, वो रो में बैठे हुए हैं। ये रो में यानी ऐसे लाइन बाय लाइन। ठीक है, रो में बैठे हुए हैं। अब देखो कंडीशन क्या बताया है, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड बी के राइट में कौन है, ए है। ठीक है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है बी के लेफ्ट में है, बट टू द राइट ऑफ सी, बट सी के राइट में है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो लेफ्ट साइड है डी के, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो कौन लेफ्ट एंड से सेकेंड में है। तो हमें देखो डायरेक्टली यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है कि कौन एग्जैक्टली कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताया है कि कोई किसी के राइट में है तो कोई किसी के लेफ्ट में है, बट किसी का भी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमें एकदम assumption बेसिस पे है। assumption मीन्स यहाँ पर मतलब बताया हुआ है कि कौन, मतलब अलग से बताया हुआ है कि ए इज सी टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज सी टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो डेफिनेटली नहीं बता रहा है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमें इस एजम्पशन के थ्रू क्या करना है, अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम बेसिस पे हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा होगा। ठीक है, और डायग्राम से जब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर सॉल्व करना है। तो पहले देखो किस तरह से करेंगे हम लोग। 5 बॉयज को हम लोग को क्या करना है, 5 बॉयज को रो में बैठाना है। तो मैंने ये सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, ये जो है मैंने 5 सीट्स बना ली, 1 2 3 4 6 अच्छा, ये 5 प्लेसेस हो गए जहां पर 5 बॉयज बैठ सकते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई। अब क्या बोला है, एक रो में है इसीलिए देखो मैंने रो वाइज किया है। अब बोला जा रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में है। ठीक है, लेकिन बी कहाँ पर है ये नहीं बता रहा है, बी कहाँ पर है ये नहीं बता रहा है, बस इतना बताया है ए जो है वो बी के राइट साइड में है। फिर बता रहा है ए इज राइट ऑफ द बी। ठीक है, और ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट साइड में है, बट टू द राइट ऑफ सी। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, और ए जो है वो डी के लेफ्ट साइड में, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो किसी ना किसी को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, और उस बेसिस पे हमें फिर से वो डायग्राम जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सही हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो हो गया काम। अगर नहीं सही होता है तो फिर से हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, सपोज हम ए को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में ए है, तो डी यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि डी का लेफ्ट साइड ये है कि अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि वी आर डी, तो हमारा देखो जैसे हम लोग बैठे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी के लेफ्ट साइड में कौन आ गया है, ए आ गया है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, आगे क्या बोला है, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो ये बी है, बी का ये कौन सा साइड है, बी का ये राइट साइड है, बी का ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, बी अगर ऐसा एक पर्सन ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। तो देखो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी के राइट साइड में ए है, तो ये फुलफिल हो गया। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है बी के लेफ्ट साइड में, तो ये भी फुलफिल हो गया। इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, बट टू द राइट ऑफ सी, यहाँ तो कोई प्लेस ही नहीं है, यहाँ तो कोई प्लेस ही नहीं है जहां पर हम सी बैठा है, तो सी के लिए तो मेरा ये प्लेस हो गया, तो ये तो फुलफिल नहीं हुआ डायग्राम। इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, इससे छोड़ देते, तो इसका मतलब ये डायग्राम जो है ये गलत हो गया। तो
देखते हैं बाकी सही हुआ है कि नहीं। तो हम जो एक स्पेस है, अगर हम लोग सी का स्पेस इधर बदल देते हैं, एक बार देखो सारा तो हम लोगों ने पुट कर लिया, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग सी का स्पेस लगा देते, चलो ये स्पेस को इधर डाल दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सी को बैठा दिया, तो क्या हमारा बाकी कंडीशन फुलफिल होता है? फिर से रीड करते हैं, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है, और बट टू राइट ऑफ सी, बट टू राइट ऑफ सी, ई जो है वो सी के राइट साइड, अब सी का राइट साइड ये है और सी का लेफ्ट साइड ये है, तो सी के राइट साइड में ई बैठा हुआ है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का ये क्या हो गया राइट और ये क्या हो गया लेफ्ट, तो डी के लेफ्ट साइड में ए है, तो करेक्ट है। Who is the second from the left end? Who is the second from the left end? तो ये कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। ये कौन सा एंड है? राइट एंड है। तो लेफ्ट एंड से क्या बोल रहे हैं? सेकेंड नंबर पे कौन है? तो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर हमें काउंट करना है, तो सेकेंड नंबर पे हमारा ई है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर पे हमारा ई है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी दैट इज ई, ठीक है, मतलब ई, ये वाला ई मैंने यहाँ पर लिखा है और हमारा आंसर जो है वो सी है। ऑप्शन को मैंने इस तरह से राउंड करके लिखा। तो देखो अगर हमारा डायग्राम गलत हो जाता है तो हम लोग उसका जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा रॉन्ग हो जाता है तो पूरा हमें उसे छोड़ के नेक्स्ट डायग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा पुट हो गया था अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। तो मैंने सी का प्लेस ही तो बाकी था, मैंने सी को इधर डाल दिया, ठीक है, सी को इधर डाल, क्योंकि बाकी कहीं पर भी तो सी आएगा नहीं, तो फिर पूरा डायग्राम मैंने रब नहीं किया, सी को मैंने यहाँ दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, 5 घर है, ठीक है, ए टू ई इन ए रो, तो 5, तो ए टू ई, तो ए बी सी डी और ई, ये 5 घर हो गए, ठीक है, ये घर ड्रॉ कर लिया मैंने। रो वाइज 5 घर है, ठीक है, रो वाइज 5 घर है। अब क्या बोला है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट साइड में है, अच्छा ए जो है वो बी के राइट साइड में है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ए कहाँ पर है वो तो नहीं पता, इतना पता है ए जो ई के राइट साइड में है, बट ये तो नहीं पता ना ए कहाँ है, राइट साइड ऑफ बी, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट में ई है एंड राइट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, सी इज टू ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट साइड में है एंड राइट ऑफ ए, यानी मिडिल में ई है और एक साइड ए और एक साइड सी है, इतना तो समझ में आ रहा है। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट साइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज इन मिडिल, तो यहाँ पर एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग देखते हैं कि सी जो है यहाँ पर, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है ये समझ में आ रहा है, दैट इज ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, तो ई मिडिल में होगा, तो ई कहीं पर, सपोज ये ई, इस हाउस का नाम दे देते हैं ई, और ई का पोजीशन क्या बोला है, लेफ्ट ऑफ सी, तो सी, तो कोई भी अगर ऐसा है हाउस, हर हाउस का ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है वो लेफ्ट साइड है, और ये वाला साइड जो है ये राइट साइड है, तो ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, मतलब इधर, ये इधर, इधर, इस तरह से, ये इस तरह से। देखो हर एक हाउस के लिए मैंने ये 2 कॉर्नर में लगा दिया है, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे इस हाउस को यहाँ मिडिल में पुट करो, इसको करो, तो सबके लिए वैलिड होगा। अब बोला जा रहा है कि ए इज, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को देना पड़ेगा हमें यहाँ सी के लेफ्ट साइड, यानी इस साइड में कौन आ जाएगा, अगर सी यहाँ देते, ये राइट, ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कौन आ गया, ई आ गया, तो E is to the left of C and right of A, राइट ऑफ ए, तो ए यहाँ लिखते हैं, ए के राइट साइड में E आ गया, तो अभी तक तो ठीक है। अच्छा अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, A is to the right of B, A जो है वो B के राइट साइड में, अगर हम B यहाँ पर लिखते हैं तो B का राइट साइड यही हो रहा है, तो A is to the right side of B, ठीक है। अच्छा उसके बाद which of the following house in the middle, अच्छा A is to the right of B and E is to the left of C, E is to the left of C हो गया है, and right of A, B is to the right of D, B जो है वो D के
राइट साइड में, डी का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अच्छा, तो मेरा डायग्राम फर्स्ट टाइम ही करेक्ट आ गया, एजम्पशन तो करेक्ट आ रहा है, जितना भी हमारा डिटेल्स था उस हिसाब से। फिर से एक बार देख लो, 5 डिफरेंट हाउसेस है, A to E, A B C D E, वो तो पहले मैंने 5 घर बना लिया था, तो इसमें गलत होने का कोई चांसेस है नहीं। उसके बाद A is to the right of B, A is to the right of B, B के राइट साइड में A है, एंड E is to the left of C, E is to the left of C, E के लेफ्ट साइड में कौन है, E is to the left of C, C के लेफ्ट साइड में कौन है, E है, एंड राइट ऑफ A, राइट साइड में A है, सॉरी E के राइट साइड में A है, A के राइट साइड में E है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इन मिडिल, मिडिल में कौन सा घर है ये पूछ रहे हैं, तो मिडिल में तो A आ रहा है, मिडिल में आ रहा है हमारा घर A, यानी B, ऑप्शन B, दैट इज हाउस A, ठीक है, H लिख देते हैं, हाउस A, दैट इज ऑप्शन B, दैट इज ऑप्शन B। अच्छा, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 1 का आंसर C था और 2 का है A। 1 का आंसर C था और 2 का है A। अच्छा, 2 का A, अच्छा मिडिल में A है, ऑप्शन A, शायद मैंने दूसरा देख लिया होगा, ये वाला देख लिया मैंने, ये आंसर देख लिया, 2 का क्वेश्चन था ना, तो हमारा मिडिल में तो A ही आ रहा है, वही हम सोचे क्या गलत हो गया, फिर A, ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया, A ही आंसर है, ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया, एक्चुअली मैंने ये वाला देख लिया था, दैट्स व्हाई मेरा रॉन्ग हो रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से सोचो और करो। 5 friends P Q R S T are sitting in a row facing north, ठीक है, 5 दोस्त है वो बैठे हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं, सिटिंग इन ए रो, अच्छा रो वाइज है, तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को मुझे बैठाना है, तो 5 के लिए जगह बन गया। सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ फेसिंग है, तो देखो ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इस तरह से ही हम लोग का जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं। उन लोगों ने बचपन में जियोग्राफी तो किया होगा, सबसे पहले मैंने तो वो जियोग्राफी में ही सीखा था बचपन में, जो 6-7 में जब जियोग्राफी हम लोगों ने रीड किया था, मैप वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसी तरह से हम लोग को सिखाया गया था कि जब भी बुक जो होता है यानी मैप वगैरह देखना पड़ता है, तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से याद करते हैं। तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये भी एक पेज जैसा मानो, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब देखो क्या दिया हुआ है, 5 फ्रेंड्स जो है सभी नॉर्थ साइड में फेस करके बैठे हुए, ये नॉर्थ साइड है हमारा, यानी ये जो हमारा सीटिंग रो है इसका ये ईस्ट साइड हो गया, ठीक है, इस मिडिल में इन लोगों को बैठा दो ना, तो ये नॉर्थ, मतलब सबका फेस इधर है, सब इधर फेस करके बैठे हैं। अगर इधर फेस करके सब कोई बैठे हैं तो ये सबका राइट साइड हो रहा है और ये सबका लेफ्ट साइड हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सब करोगे, खुद को इमेजिन करो कि हम लोग इस तरह से बैठे हैं और जिधर बैठे वो नॉर्थ साइड, ऐसे अज्यूम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग घर के किधर बैठे हो वैसा अज्यूम करोगे। ये जो मतलब पेज सामने दिख रहा है इसका ये स्टार्टिंग, ये देखो ये नॉर्थ है, तो हम लोग नॉर्थ साइड बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एस जो है वो टी और क्यू के मिडिल में है, एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट मतलब बिल्कुल बगल में, ठीक है। जैसे देखो सपोज ए के इमीडिएट, ये मान लो ए भी अगर नॉर्थ साइड में है फॉर एग्जांपल, तो ए का ये राइट साइड है और ए का ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ए के इमीडिएट राइट में अगर बी है यानी यहाँ पर है, या फिर ए के
राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में सी है तो ये सी इस राइट साइड में काउंट होगा। इमीडिएट मतलब जो एकदम बगल में ही, मतलब बीच में और कोई नहीं है, दैट इज इमीडिएट होता है। और जिसमें इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है, राइट साइड है, तो सिर्फ राइट साइड बोल रहा है तो फिर राइट साइड में हो सकता है, चाहे वो इमीडिएट हो चाहे वो ना हो। और इमीडिएट जब बताएगा बिल्कुल बगल में होगा, तो इमीडिएट लिखा होने से कैसे ट्रीट करना है, नहीं होने से, तो ये मैंने समझा। इमीडिएट मतलब बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ है, ठीक है, यानी उन लोगों के मिडिल में और कोई ही नहीं बैठ सकता है। तो 5 PQ RST are sitting in a row facing north. Here S is between T and Q. T और Q के मिडिल में S है and Q is to the immediate left of R, और Q जो है वो R के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हुआ है। P is to the immediate left of T, अच्छा, और P जो है वो immediate left of T है। Who is in the middle? तो कुछ भी डायरेक्टली तो नहीं बताया, तो ये स्टार्टिंग में बताया S is between T and Q, तो अगर हम यहाँ पर S लिख देते हैं for assumption, S is between T and Q, assumption लिया मैंने, S is between T and Q and Q is to the immediate left of R, Q is to the immediate left of R, तो R के लेफ्ट साइड में, तो ये तो वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये assumption तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है Q is to the immediate left of R। तो यहाँ दोनों प्लेसेस में अगर यहाँ आर पुट करते हैं तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई नहीं है, हो ही नहीं रहा है, यानी मेरा जो एस का पोजीशन है वही गलत हो गया। अगर एस का पोजीशन गलत हो गया तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो अगर एस का पोजीशन हम ले लेते हैं नेक्स्ट, ये गलत हो गया, एस का पोजीशन ले लेते हैं यहाँ, तो ये टी हो गया, ये क्यू हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एंड क्यू इज टू द इमीडिएट, Q जो है R का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो R के इमीडिएट लेफ्ट में Q, तो हाँ ये वैलिड हो गया। Q is to the immediate left of R, P is to the immediate left of T, P is to the immediate left, तो T का राइट, T का लेफ्ट, T के इमीडिएट लेफ्ट साइड में कौन आ गया है, P आ गया है। Who is in the middle, तो हाँ हमारा सारा सेटिस्फाई हो गया। तो मिडिल में कौन आ गया, मिडिल में तो S ही आ रहा है, मिडिल में S आ रहा है, यानी 3 का ऑप्शन A, that is S, 3 का ऑप्शन A यानी S। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 6 चिल्ड्रन A B C D E and F are standing in a row, तो 6 बच्चे हैं जो लाइन पे खड़े हैं, रो यानी लाइन वाइज खड़े हैं। B is between F and D, तो पहले 6 बच्चे A B C D E F स्टैंडिंग इन ए रो, B इज बिटवीन F एंड D, B जो है वो F एंड D के मिडिल में है, तो ठीक है, लेकिन F D किसके आसपास है ये कुछ नहीं बताया है। B का सिचुएशन बता दिया, B जहां रहेगा उसके एक साइड F और एक साइड D, बट नहीं बताया है राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में, मतलब F जो है वो B के राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, सेम एप्लीकेबल हो रहा है D के लिए। आगे बढ़ते हैं, E इज बिटवीन A एंड C, E जो है वो A और C के मिडिल में है। A does not stand next to either F और D, लेकिन यहाँ पर बता दिया है जो A है वो F या D किसी के बगल में नहीं रहेगा, किसी के पास, ठीक है, एकदम पास में नहीं बैठ रहा है। A does not next to either F और D, F और D के बगल में A नहीं बैठेगा। C does not stand next to D, C जो है वो D के बगल में नहीं बैठेगा। F is between which of the following pairs, तो देखते हैं assumption लेके फिर से, B is between F and D, तो अगर हम यहाँ पर B ले लेते हैं, B is between F and D, तो मैंने अपने मन से ये ले लिया, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। E is between A and C, E is between, अच्छा तो ऐसा नहीं ले सकते, अगर ऐसा लेंगे तो A C को कहाँ ले, ऐसा तो नहीं ले सकते, बिटवीन तो नहीं होगा, फिर उतना सारा स्पेस जो है वो तो ब्लॉक हो गया। तो फिर से देखते हैं, B इज बिटवीन F एंड D, तो B इज बिटवीन F एंड D, ऐसे कर देते। E इज बिटवीन A एंड C, E इज बिटवीन A एंड C, A C के मिडिल में मैंने E को बैठा दिया।
ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। ए जो है एफ या डी के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। E is between A does not stand next to F or D. C does not stand next D. C does not stand next D. तो D के C के आसपास तो D नहीं है, ना तो राइट ना तो लेफ्ट, ठीक है। F is between which of the following pairs? F किन दोनों के मिडिल में है? तो मेरा तो पहली बार में ठीक हो गया है, ये वाला मेरा assumption सही हो गया, तो इसे एक बार में मैंने कर लिया। F is between which is following of the pair? F किन दोनों के मिडिल में है? तो F है हमारा B और C के मिडिल में, दैट इज ऑप्शन B, B एंड C। तो एक बार में हो जाता है, तो मतलब लकी हो जाओगे, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर 2-3 बार उसे डायग्राम जब तक ना सही हो एजम्पशन करते जाना है। जैसे इसके आगे वाले क्वेश्चन में फर्स्ट एजम्पशन गलत हो गया था, लेकिन इसमें फर्स्ट एजम्पशन ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, देयर आर 8 बुक्स kept one over the other। एक के ऊपर एक बुक्स है, 2 books are on organization behavior, 2 on TQM, 3 on industrial relation and 1 is economics। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर ऊपर से काउंट करके आते हैं तो सेकेंड, फिफ्थ, अच्छा सेकेंड मतलब स्टार्ट ऊपर से काउंट करेंगे तो सेकेंड नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है ये सारे बुक्स। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM। अच्छा ठीक है, एक बार 8 बुक्स जो है लिख लेते हैं लाइन बाय लाइन। 8 बुक्स, तो 8 बुक्स, तो ये हो गया पहला, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 बुक हो गया। अब क्या बोल रहा है, और 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सारा बता दिया है। और देखते हैं पोजीशन क्या बता है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, सेकेंड एंड सिक्स्थ, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकेंड, सेकेंड, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 3 बुक किस चीज का है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM। 2 बुक्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो 2 TQM बुक्स के मिडिल में है, तो फिर TQM ये दोनों बुक्स के मिडिल में आ गए इंडस्ट्रियल रिलेशन बुक। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक बुक जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है। अच्छा ये बिहेवियर बी होना चाहिए। अच्छा एक बुक था सिर्फ इकोनॉमिक्स का, तो ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स। अब हम लोग को पूछा क्या है, पूछा ये है कि विच ऑफ द बुक इज लास्ट फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से देखे तो लास्ट में क्या है, इकोनॉमिक्स है। लास्ट बुक कौन सा है, इकोनॉमिक्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का A, दैट इज E। क्वेश्चन नंबर 6, 5 boys are standing in a row facing east, ठीक है। ईस्ट साइड फेस करके सब बैठे हुए हैं, तो अगर फेस, तो हम इधर फेस कर रहे हैं, तो ये ईस्ट हो जाएगा। तो एक चीज तुम लोग पढ़े हो बचपन में कि अगर हम लोग ईस्ट साइड फेस करते हैं तो हमारा ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ऐसे पढ़ाया जाता था कि अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, तो जिधर सूरज, मतलब सूरज की तरफ अगर हमारा फेस है, ठीक है, तो फिर बैक साइड हो जाता है वेस्ट, बैक साइड हो जाता है हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो राइट हैंड साइड है वो साउथ हो जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉर्थ हो जाता है। ऐसे करके
हम लोगों ने सीखा हुआ है बचपन में, ठीक है। तो ईस्ट जो है सूरज की तरफ, मतलब सन जिधर राइज हो रहा है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट जो होता है वो वेस्ट साइड होता है। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट अगर होगा तो हमेशा ईस्ट के साइड फेस करके खड़े रहोगे तो राइट हैंड साइड हमेशा साउथ डिनोट करता है और नॉर्थ, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नॉर्थ। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से फेस करके खड़े हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखो, 5 बॉयज स्टैंडिंग इन रो फेसिंग ईस्ट, यानी सबका मुंह इधर है। अच्छा 5 बॉयज है, 5 जगह बना लेते हैं। 5 बॉयज, 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है देखो, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अच्छा, नकुल के लेफ्ट में है विपिन एंड चवन। तो देखो इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, तो नकुल के लेफ्ट साइड में विपिन चवन, बट इनका पोजीशन नहीं बोला है, कौन इमीडिएट लेफ्ट है और कौन इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। यानी नकुल का विपिन चवन ऐसे भी हो सकता है, नकुल चवन विपिन ऐसे भी हो सकता है। हालांकि ये राइट साइड कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड बोला है शायद, जो भी हो। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं कि विपिन और चवन का जो पोजीशन है वो नहीं समझ में आ रहा है। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, तवन और विपिन के मिडिल में कौन है, चवन है, ठीक है। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, एक समझ में आया, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, देन हाउ फार इज तवन टू द राइट। विपिन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ पोजीशन में है, तो पहले ये लिख लेते हैं, ये एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। B is विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, 1 2 3 4, तो ये हो गया विपिन। अच्छा ये V से किया हुआ है, V कर देते, V यूज किया हुआ है विपिन। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब आगे पढ़ते हैं, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तो नकुल को अगर यहाँ बैठाएंगे तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड, तो नकुल को यहाँ बैठा देते, क्योंकि नकुल के लेफ्ट साइड में ही कौन है, विपिन और चवन। तो चवन को यहाँ बैठा दे, नकुल के लेफ्ट साइड में विपिन और चवन। अच्छा अब क्या बोल रहा है, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, तो तवन यहाँ पर होगा, तवन और विपिन के मिडिल में चवन है, और इसका मतलब एक ही बचा है पवन, तो यहाँ लिख देते, फिर चेक कर लेते। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, तवन का ये राइट ये लेफ्ट, तो तवन के लेफ्ट में पवन है। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो ये तो फुलफिल हुआ था। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसी के बेसिस पे तो हम लोगों ने ड्रॉ किया, और जो हो गया हमारा क्वेश्चन क्या है, देन हाउ फार इज तवन टू द राइट, तवन जो है राइट साइड से कितने दूर है, तवन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में है, तो आंसर क्या दिया हुआ है, हाँ फोर्थ दिया हुआ है, डी फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन। तो एक बार देख लेते हैं हमने अभी तक जितना किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 4 ये दोनों किया, इसका आंसर नहीं देखा शायद, हम लोगों ने 1 2 देखा, 1 एंड 2। 3 का देखते हैं, 3 का A 4 का B, 3 का A 4 का B देख लेते हैं, 3 का A 4 का B, 5 का A है, 5 का A, 6 का D, 6 का D है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, 5 कर लिया हम लोगों ने, 6 कर लिया, 7 देखो, 6 पर्सन MNOP एंड MNOPQR, MNOPQR, हाँ 6 जन है, आर सिटिंग इन ए रो, 2 रो, आर सिटिंग इन 2 रो, 2 रो में ये लोग बैठे हैं, मतलब इस तरह से 2 रो में बैठे हैं, 3 पर्सन इन ईच रो, तो 3 पर्सन इन ईच रो। अच्छा अब क्या बोला हुआ है, बोथ द रो आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब बोथ द रो आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब क्या हो जा रहा है, दोनों रो जो है वो एक दूसरे के फ्रंट में है, मतलब एक दूसरे के फ्रंट में, यानी
ये 3 यहाँ पर हो गया, ये 3, इस तरह से front of each other. Q is not at the end of any row. P is second the left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. N is the neighbor of R who is in front of N. तो front facing हो गया ना, मतलब एक दूसरे के front में है, तो इस तरह से एक दूसरे के front में है, यानी इस तरह से होगा पोजीशन। 6 person M and OP Q are sitting in row, मतलब सपोज मान लो 2 बेंच है, तो ये इधर एक बेंच का इधर बेंच में बैठे हुए हैं और कुछ इधर बैठे हुए हैं, मतलब किसी का फेस इधर है, कोई इधर से बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। मतलब इन लोगों का हमें क्या होगा, सिर्फ सर दिख रहा है पीछे से, और इन लोगों की तरफ देखोगे तो इन लोगों का फेस दिख रहा है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं उस हिसाब से। तो ये एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हुए, सीधा सा बात है, फेस टू फेस बैठे हुए। बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो क्यू जो है, क्यू यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्यू यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्यू यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्यू यहाँ पर भी नहीं हो सकता, बिकॉज बोल ही दिया क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। P is second the left of R. P is second the left of R. P second position में है, तो P को P is second left to the R. अच्छा, R के left side में। P is second to the left of R. O is the neighbor of Q. O और Q neighbor है, and diagonally opposite to P. Diagonally opposite to P. तो O और P डायगोनली ऑपोजिट है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे PO लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसे P और O लिख सकते हैं। तो हम लोग कोई भी एक चूज कर लेते हैं। तो सपोज हम लोगों ने चूज कर लिया कि P और O क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ये चूज किया। तो हम लोग इसे भी चूज कर सकते हो। देखते हैं आगे क्या होता है। N is the neighbor of R. N जो है वो R का नेबर है, ठीक है। Who is in front of N? फिर से एक बार देखते हैं। Q is not any end of at the end of any row. P is second the left of R. R के लेफ्ट साइड। तो R अगर ऐसे बैठा हुआ है, तो इधर जो भी बैठे हैं वो उनका ये राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा। लेकिन जब फेस टू फेस बैठते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो क्या बोला है, देखो, P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। तो R का लेफ्ट कौन सा है, R का लेफ्ट ये है, ठीक है। P जो है वो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। तो फिर P तो इधर लिख दिया हम लोगों ने, तो फिर P तो राइट साइड चला गया R के, तो इधर होना चाहिए था। तो P अगर इधर होगा, P अगर इधर होगा तो फिर O भी इधर आ जाएगा, क्योंकि P और O दोनों डायगोनली है, क्योंकि P और O दोनों डायगोनली है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले डायगोनल ऐसे लिखा था, वैसे लिखने में प्रॉब्लम क्या, ऐसे लिखने से अगर R हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि R और P दोनों पास पास है, क्योंकि बताया है ना P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के लेफ्ट साइड में है, तो R का लेफ्ट साइड तो ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद O इज द नेबर ऑफ Q। O जो है वो नेबर ऑफ Q है, तो Q यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों नेबर हैं। N इज द नेबर ऑफ R। N जो है वो R, तो N यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो P Q R N, बचा कौन, बचा M। तो M को हम लोग लिख देते हैं यहाँ, M को हम लोग लिख देते हैं यहाँ। तो एक बार बात पूरा फिर से देख लेते हैं, सही हो रहा है कि गलत। ये रहने दो। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ, तो Q कहीं पर भी एंड में हम लोगों ने लिखा नहीं है, Q को हम लोगों ने कहीं पर भी एंड में लिखा नहीं है, तो करेक्ट। फिर बोला जा रहा है कि P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। R का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, R का जो लेफ्ट साइड है दैट इज ये वाला, इधर P बैठा हुआ है। O इज द नेबर ऑफ Q। O जो है वो Q का नेबर है, O जो है वो Q का नेबर है। डायगोनली ऑपोजिट टू P, और ये डायगोनली ऑपोजिट टू, ये देखो डायगोनली ऑपोजिट टू P हो गया। N इज द नेबर ऑफ R। N जो है, N और R नेबर हो गए, नेबर मतलब बगल बगल, ठीक है। Who is in front of N? N के सामने कौन है, N के सामने है O।
n के सामने कौन है? O है। तो who is in front of n? अच्छा, मिस्टेक तो हुआ है यहाँ। देखो हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि, तो समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ पर हो गया, सॉरी। P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R बोला था ना। P जो है वो R के सेकेंड लेफ्ट होने चाहिए। तो R का सेकेंड लेफ्ट अगर होगा तो इसका मतलब है R तो यहाँ पुट होगा ना, तभी सेकेंड लेफ्ट होगा। तो R अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पर कौन था? N था, ठीक है। यहाँ पर कौन था? N था। तो फिर से देखना पड़ेगा। तो देखो Q को हम लोगों ने कहीं पर भी साइड में नहीं बैठाया है। P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। R का लेफ्ट साइड ये है, सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। O इज द नेबर ऑफ Q। O इज द नेबर ऑफ Q, ठीक है। O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. Diagonally opposite to P, valid है। N is the neighbor of R. N is the neighbor of R, ठीक है। N is the neighbor of R. Who is in front of N? N के फ्रंट में कौन है? तो अब मिला हमें सही आंसर। N के फ्रंट में जो है वो है Q। N के फ्रंट में जो है वो है Q। तो हमारा ऑप्शन हो गया Q, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो क्योंकि मैंने सेकेंड लेफ्ट इग्नोर कर दिया था, ध्यान नहीं दिया। सेकेंड लेफ्ट है, सिर्फ लेफ्ट नहीं बोला है, इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं बोला है, एकदम क्लियर कट बता दिया है सेकेंड लेफ्ट। तो ये हमारा बी हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन था। 7th नंबर क्वेश्चन, आंसर बी। 8th नंबर कर लेते फिर आंसर देखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 6 पर्सन A B C D E and F, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो A B C D E F are sitting in 2 रो। ये 2 रो में बैठे, 3 each रो, ठीक है। तीन लोग एक एक रो पे बैठे हैं। तीन लोग बैठे। अब किस तरह से है देखते हैं। इन ईच रो E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो फिर से E जो है किसी रो के एंड में नहीं है। तो हम लोग जो है E को ना तो यहाँ लिख सकते हैं, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के सेकेंड लेफ्ट साइड में कौन है? D है। तो अब नहीं पता F कहाँ पुट करे, इधर दे या फिर इधर दे, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। C इज नेबर ऑफ E। C और E नेबर है, मतलब वो एक ही रो में होंगे, सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट। तो C E का एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये डायगोनली जो है ऑपोजिट है, ठीक है। C और E डायगोनली ऑपोजिट है। तो यहाँ अगर C लिख देंगे तो ये हो गया E, ये हम लोग लिख सकते हैं डायगोनली ऑपोजिट। B इज द नेबर ऑफ F। B जो है वो नेबर ऑफ F है। B जो है वो नेबर ऑफ F है। तो आगे फिर से पढ़ते हैं। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। D इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अच्छा, C इज द नेबर ऑफ E। तो C को यहाँ लिख, C इज द नेबर ऑफ E सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट। डायगोनली ऑपोजिट। अच्छा, C इज द नेबर ऑफ E। डायगोनली ऑपोजिट किसका है वो नहीं बता रहा है, सॉरी। तो देखो क्वेश्चन फिर से एक बार देखो, ये पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ना तो यहाँ E लिखेंगे, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ। ये तो फिक्स्ड है कि E इन दोनों में मिडिल पोर्शन में कहीं भी एक आएगा। तो एक काम करते हैं, E को इन दोनों के मिडिल में यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं E यहाँ पर है। आगे पढ़ते हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट साइड में, ठीक है, F के सेकेंड लेफ्ट साइड में D है। C इज द नेबर ऑफ E। C जो है वो E का नेबर है। तो C को यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी हम लोग C को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखने से सही होता है कि नहीं।
सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट नहीं पता किसके ऑपोजिट। बी इज नेबर ऑफ एफ, बी जो है वो नेबर ऑफ एफ है। अच्छा, तो हम लोग तो इतना ही लिख पाए, बाकी एजम्पशन लेते हैं। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, कोई बात नहीं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ तो डी नहीं होगा, तो डी इज सेकेंड, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर यहाँ है तो इसका सेकेंड पोजीशन में डी है, तो लेफ्ट साइड, तो ये एफ का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो एफ जो है वो सेकेंड लेफ्ट में उसके डी है। सी इज द नेबर ऑफ ई, फुलफिल्ड है ये। सिटिंग डायगोनली अपोजिट नहीं पता, बी इज नेबर ऑफ एफ, तो बी को यहाँ लिख देते हैं, बी इज नेबर ऑफ एफ, तो डी। अच्छा, तो ये ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए। तो अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखो सारा सही हो रहा है कि नहीं। ई इज नॉट एट द एंड, ई किसी भी एंड में नहीं है, तो मैंने ई को मिडिल रखा। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में डी है। सी इज नेबर ऑफ ई, सी और ई दोनों को नेबर बना दिया है मैंने। सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट, सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ये दोनों हो रहा है, वो तो बाद में पता चला। बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का नेबर है, बी जो है वो एफ का नेबर है। Which of the following are in one of the two rows? Which of the following are in one of the two rows? कौन सा दो रो में आ रहा है, मतलब दोनों में से एक रो बन रहा है किन लोगों से? तो सी ई ए से एक रो बन रहा है, सी ई ए कोई ऑप्शन नहीं है। एक रो हमारा बन रहा है डी बी एफ, एक रो हमारा बन रहा है डी बी एफ, यानी ए, ऑप्शन 8 का ऑप्शन ए। तो ये चेक कर लेते हैं, 7 का बी और 8 का ए, 7 का बी और 8 का ए, 7 का बी 8 का ए, सही है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A1, A2, A3, A4, A5 आर सिटिंग इन ए स्टेयर इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, तो वो स्टेयर में बैठे हुए इन द फॉलोइंग वे। A3 इज अबव A1। अच्छा, तो 5 सीढ़ी है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5। A5 इज अबव A1, A5 जो है वो A1 के ऊपर बैठा हुआ है। A4 इज अंडर A2, A4 जो है वो A2 के अंडर है। A2 इज अंडर A1, A2 जो है वो A1 के नीचे है। तो देखो A1 में दो रिलेशन बन रहा है, A5 इज अबव A1, A5 जो है वो अबव A1 है, A1 के ऊपर है, और यहाँ पर A1 से A2 इज अंडर A1, और A1 के नीचे कौन है? A2 है, ऐसा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो A2 और A3 के मिडिल में कौन है? A4, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। अच्छा, तो उसके बाद क्या बोल रहा है? A2 इज अंडर A1, इसको हम लोगों ने A2 इज अंडर A1, ये हो गया। A2 इज अंडर, A4 इज बिटवीन A2 A3, तो क्या ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा? चेक करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ A5 लिख देते हैं, A1 A2 A4 A3। अब चेक करते हैं, तो देखो बता रहा है कि A5 इज अबव A1, A5 जो है वो अबव A1 है, A1 के ऊपर है। A4 अंडर A2, A2 के अंडर A4, A4 इज अंडर A2 इज अंडर A1, A2 जो है वो A1 के अंडर है, सही है। A4 इज बिटवीन A2 A3, A2 और A3 के बिटवीन A4 है। बस हु इज द अच्छा, क्वेश्चन यहाँ है, हु इज द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर्स? सबसे नीचे कौन बैठा है? A3, सबसे नीचे जो है वो तो A3 बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन बी, A3 यानी ऑप्शन बी। तो ये तो हो गया, A3 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10,
5 children are sitting in a row. S is sitting next to P. S जो है वो P के बाद बैठा है but not T. अच्छा पहले 5 पोजीशन बना लेते हैं. 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R. Who is sitting on extreme left? अच्छा K is sitting next to R. K जो है is sitting next to R. R के बाद ही बैठा है. अब इमीडिएट या फिर नहीं वो नहीं पता हमें. Who is sitting on the extreme left? And T is not sitting next to K. Who is or are adjacent to S? ठीक है. K जो है वो R के नेक्स्ट बैठा हुआ है और R जो है वो बैठा हुआ है सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. तो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड. तो R को हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में पुट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. S is sitting next to P. तो S P कुछ नहीं पता चल रहा है अभी, बट नॉट T. S जो है वो P के बाद बैठा है बट नॉट T. K is sitting next to R. K जो है वो next to R है. K जो है वो next to R है. Who is sitting on the extreme left. ठीक है. And T is not sitting next to K. T जो है वो K के next नहीं है, तो T यहाँ पर नहीं लिख सकते. इस पोजीशन में हम लोग T नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, तो T नहीं लिख सकते हैं. फिर से S is sitting next to P but not to T. S is sitting next to P, तो S को यहाँ डाल देते हैं. S is sitting next to P, तो यहाँ P लिख देते हैं but not T, तो T यहाँ लिख देते हैं. अब चेक करते हैं. S जो है वो बैठा हुआ है नेक्स्ट टू P. P मैंने यहाँ लिखा है P के नेक्स्ट. अब राइट लेफ्ट कुछ नहीं बोला है, तो मैंने यहाँ लिखा है. इधर भी चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन अगर इधर लिखेंगे तो K और T पास पास हो जाएंगे. तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला है T is not sitting next to K. अगर हम लोग ये S और P में ये P कर देते, ये S कर देते, ठीक है. सॉरी, एक्चुअली हम बोलना चाह रहे हैं कि S is sitting next to P था. S is sitting, ये P कर देते, ये S कर देते और ये जैसे T है वैसे रख देते, तो गड़बड़ ये हो जाता कि T is not sitting next to K. T is not sitting next to K, वो तो फुलफिल होता. लेकिन ये जो है K is sitting next to R, S is sitting next to P but not T, तो ये T के पास हो जाता, जो हमारे कंडीशन में नहीं है. तो ये होना चाहिए R K S S P T. ठीक है, अगर ये होगा तो शायद हो जाएगा. देखते हैं फिर से. 5 children are sitting in a row. एक्सट्रीम S is sitting next to P. S is sitting next to P. P के नेक्स्ट में है S but not T. but not T. ठीक है, तो S और T में नेक्स्ट पोजीशन नहीं आ रहा है. K is sitting next to R. K is sitting next to R. Who is extreme left? Who is in extreme left? And T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. ठीक है, T जो है वो K के साथ नहीं बैठ रहा है. Who is or are adjacent to S? S के आसपास कौन है? एक बार फिर से देखते हैं. 5 children are sitting in a room. सारा सही सही है. S is sitting next to P. सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों ने लिखा है K is sitting next to R. K जो है वो R के नेक्स्ट में बैठा हुआ है और R जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में है. एंड T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. T जो है वो K के नेक्स्ट में नहीं है. अच्छा बात है. S is sitting next to P but not to T. S is sitting next to P but not to P. S is sitting next to P but not T. S is sitting next to P but not T.
के पी तो हमारा हाँ है, 10th का ए हो जाएगा। तो फिर हाँ ऑप्शन तो है, मुझे लगा ऑप्शन ही नहीं, 10th का ए। तो एक बार देख लेते हैं, 9th का बी 10th का ए, 9th का बी 10th का ए, 10 का डी, 9th का बी 10 का डी, 9th का बी है, 10th का डी है, 9th का बी, ये तो हमारा सही था A3, और 10th का जो है वो है डी, यानी P एंड T, P एंड T, इसके अगल बगल P एंड T है, तो कुछ तो फुलफिल नहीं हुआ होगा जरूर। देखते हैं फिर से एक बार, काम करते हैं, इसे पूरा रबी कर देते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। फिर से एक बार चेक करते हैं। 10th में बताया 5 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5, 5 चिल्ड्रन सिटिंग इन ए रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी। एस जो है वो पी के पास तो बैठ सकता है, लेकिन एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी, बट नॉट टी, ठीक है। K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left. R के लेफ्ट हैंड साइड में, who is sitting सॉरी R जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और K उसके ठीक नेक्स्ट बैठा है। तो इसका मतलब इधर तो हम लोग और कोई प्लेसेस दे नहीं सकते, बिकॉज R जो है वो एंड पॉइंट है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रन, अच्छा उसके बाद बोल रहा है T is not sitting next to K, T जो है वो K के पास नहीं बैठ सकता है, तो हम लोग T को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। T is not sitting next to K। अब बोल रहा है S is sitting next to P, S जो है वो P के बाद बैठ रहा है, तो फिर T को मिडिल में रखेंगे तो S P का पोजीशन नहीं दे पाएंगे, तो T को तो मिडिल में नहीं रख सकते, T को हमें देना पड़ेगा लास्ट में। तो S और P को इन दोनों में से किसी भी प्लेस में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन S का कंडीशन है S is sitting next to P, S is sitting next to P। नॉट T, नॉट T, बट नॉट T। तो यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, गलत इस इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ एजम्पशन इन लोगों ने अलग लगाया है अकॉर्डिंग टू आंसर, बिकॉज आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है P एंड T, ठीक है, लेकिन S में हमारा K और P आ रहा है, ठीक है ये, लेकिन आंसर दिया हुआ है P एंड T। तो अगर हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज K एंड P, और वो हो रहा है ऑप्शन ए, वो हो रहा है ऑप्शन ए। लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट के बुक में जो एजम्पशन लिया गया है इस बेसिस क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमारा आ रहा है P एंड T, और उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने ये एजम्पशन लिया है S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, P जो है P बट नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू T, P जो है फिर मतलब ये बताना चाह रहा है कि S जो है वो P के नेक्स्ट बैठा है, ठीक है, और P जो है वो T के नेक्स्ट नहीं बैठेगा, P जो है वो T के नेक्स्ट नहीं बैठेगा, इस तरह का एक एजम्पशन लिया इन लोग। ये पढ़ के तो हमें ऐसा ही लग रहा है ना, देखो ये पढ़ के तो हमें ऐसा ही लग रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से ही इसे बता देते हैं। देखो हम लोग को पढ़ के ऐसे ही तो लग रहा है ना कि S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, मतलब S जो है वो P के पास तो बैठेगा लेकिन T के पास, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका एक इंटरप्रिटेशन निकाला है इस इंग्लिश का, मतलब ये लोग ये बोलना चाहते हैं S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट टू T का मतलब ये बोलना चाहते हैं कि इंटरप्रिटेड इन लोगों ने इसी तरह से किया, तो हम लोग को यही फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये आंसर हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। लिखा हुआ S इज सिटिंग, इसका मतलब ये मानने बोल रहा है S is sitting next to P, ठीक है ये सही है, बट T is not sitting next to P, बट not T का मतलब, बट not T का मतलब ये हो जाएगा
कि T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू P, मतलब P और T जो है वो बगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये है। अब इंस्टीट्यूट ये इंटरप्रिटेशन ला रहा है तो तुम लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो यही फॉलो करके हम लोग को चलना पड़ेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही करना पड़ेगा। तो तुम लोग को थोड़ा ये चीज याद रखना पड़ेगा, अगर ऐसा लैंग्वेज है तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मिस्टर मॉन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट Ashokan lives in flat below Mr. Gaurav and Mr. Rakesh lives in flat below Mr. Lokesh, who lives in topmost flat। तो कितने सारे फ्लैट है? 5 फ्लैट्स होंगे क्योंकि 5 सीनियर सिटीजन के बारे में बात हो रहा है। तो ये रहा फ्लैट, ये हो गया फ्लैट बिल्डिंग और 5 फ्लैट है। तो देखो 5 सीनियर सिटीजन जो है वो एक रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फ्लैट ड्रॉ कर लिया था। अब हम लोग को ये बताया गया है कि कौन कैसे पोजीशन में है। मिस्टर मोन लिव्स इन फ्लैट एबव मिस्टर अशोक। तो मिस्टर अशोक का अगर ये फ्लैट होगा इसके ऊपर इनका हो जाएगा, ठीक है। लिव्स इन फ्लैट एबव मिस्टर अशोकान, अच्छा अशोकान है। मिस्टर लोकेश इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो गौरव के नीचे लोकेश, ठीक है। गौरव के नीचे हो गया लोकेश। मिस्टर अशोकन लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। मिस्टर अशोक लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो यानी गौरव के नीचे अशोकन और लोकेश ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। देख लेते फिर से एक बार देख लेते। मिस्टर मोहन लिव्स इन फ्लैट अबव अशोकान, तो अशोकान के ऊपर मिस्टर मोहन को रख लेते हैं, ठीक है। मिस्टर लोकेश इन फ्लैट बिलो गौरव, मिस्टर लोकेश इन फ्लैट बिलो गौरव, गौरव के नीचे ये है। अच्छा, उसके बाद इमीडिएट तो नहीं बोला है तो नीचे हुआ तो ही चलेगा। मिस्टर राकेश लिव्स इन फ्लैट बिलो लोकेश, लोकेश के नीचे राकेश, ये ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मोहन लिव्स इन अबव अशोकान, अशोकान के ऊपर है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि बिलो मिस्टर गौरव, बिलो मिस्टर गौरव है। कौन गौरव के बिलो कौन है? मिस्टर लोकेश जो है वो गौरव के बिलो है। तो मुझे लगता है ये हो गया है। एक बार यहीं पर प्रेजेंट करते, इस पे प्रेजेंट करते। ये सपोज इनका फ्लैट है M, ये G, ये A, ये L, ये R, ठीक है। मैंने ज़्यादा कर दिया, 1 2 3 4 5, हाँ मैंने ज़्यादा ड्रॉ कर दिया है। तो ये रहा। अब हम लोग टैली करेंगे, इसे छोड़ो। इस तरह से लिख के कर लेने से बार बार फुल डायग्राम नहीं मिटाना पड़ा मुझे। तो ये फाइनल डायग्राम जो है बन चुका है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 सीनियर सिटीजन लिविंग इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मिस्टर मोहन लिव्स इन फ्लैट अबव मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक के ऊपर होंगे, ठीक है। मिस्टर अशोक के ऊपर ही है इनका फ्लैट। मिस्टर लोकेश बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव के नीचे मिस्टर लोकेश का फ्लैट है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर अशोक लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे अशोकन, ओके। और मिस्टर राकेश लिव्स इन फ्लैट बिलो लोकेश, राकेश जो है लोकेश के नीचे है, ठीक है। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हु लिव्स इन टॉप मोस्ट फ्लैट, तो टॉप मोस्ट फ्लैट में तो ये हो गया मिस्टर मुआन, यानी सी, ऑप्शन सी। 11 का ऑप्शन सी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का ऑप्शन सी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, 7 मेंबर एक रो में है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट में सी है बट नॉट राइट टू डी। सी जो है वो लेफ्ट साइड बैठा है बी के,
but not right to D. A is sitting right to B. F is sitting right to E but left to D. H is sitting left to E. Find out the person sitting in middle. तो यहाँ पर एग्जैक्ट तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताया है, तो हम लोग को देखना है क्या होगा। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B। C जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है, ऐसे ही कुछ बोला। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B, तो अगर B यहाँ पर लिख लेते हैं तो B का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो C इज सिटिंग लेफ्ट टू B हो गया। मैंने अपने मर्जी से लिखा है भी, तुम लोग कहीं और भी लिख सकते हो, देखते हैं क्या होता है। बट नॉट राइट टू डी, बट डी के राइट साइड में नहीं हो सकता है, डी के राइट साइड में, तो डी का राइट साइड ये होगा, इसका मतलब डी जो है डी को फिर कहाँ प्लेस करें देखते हैं। बट नॉट द राइट टू डी। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट नॉट राइट टू डी, तो अगर डी यहाँ पर लिखेंगे, डी का ये राइट है, डी का ये लेफ्ट है, तो नॉट राइट टू डी। सी जो है वो डी के राइट साइड में नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। ए इज सिटिंग राइट टू बी। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी का राइट साइड, तो बी के राइट साइड में ए है, तो इमीडिएट राइट तो नहीं बोला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद F इज सिटिंग राइट टू E। F इज सिटिंग राइट टू E। F जो है राइट टू E बता रहा है, बट लेफ्ट टू D। F जो है वो D के लेफ्ट साइड में है, तो D का राइट और लेफ्ट ब्लॉक हो गया है। D का राइट और लेफ्ट तो ब्लॉक हो चुका है, तो इसका मतलब डायग्राम गलत, डायग्राम हो गया है गलत। जैसे कि यहाँ देख के समझ में आया, E बट लेफ्ट टू D। F इज सिटिंग राइट टू E बट लेफ्ट टू D, तो E D को पोजीशन जो है वो देख लेते हैं, E और D। तो E और D अगर ऐसे लिखेंगे तो F इज सिटिंग राइट टू E, तो E का राइट साइड कौन सा है, ये F इज सिटिंग राइट टू E बट लेफ्ट टू D, D के लेफ्ट साइड में है। अच्छा, ये पुट कर लिया। H इज सिटिंग लेफ्ट टू E। H जो है वो E के लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। H इज सिटिंग लेफ्ट टू E। अच्छा, उसके आगे देखते हैं, C इज सिटिंग लेफ्ट टू B। C जो है वो सिटिंग लेफ्ट टू B है, तो B तो अभी तक हम लोगों ने पोजीशन देखा नहीं, बट नॉट राइट टू D। C जो है वो D के राइट साइड में नहीं होना चाहिए, तो D के राइट साइड में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, D के राइट साइड में नहीं हो रहा है। A is sitting right to B. A is sitting right to B. H is sitting left to E. H is sitting left to E. ये सारा तो फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर दिया है C is sitting left to B. C जो है वो B के लेफ्ट साइड में है, तो C जो है अगर ये B लिख देते हैं तो ये यहाँ तो लिखेंगे राइट साइड हो जाएगा। अगर यहाँ B लिखेंगे तो B के लेफ्ट साइड में कौन हो गया, C। C is sitting left to B but not right to D, बट C जो है वो D के राइट साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में ही आ रहा है। अच्छा, अब बचा कौन, बचा A। चेक करते हैं अब। इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B। C जो है वो B के लेफ्ट साइड में है, बट नॉट राइट टू D, बट D के राइट साइड में नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। A इज सिटिंग राइट टू B। A जो है वो B के राइट साइड में बैठा है, तो B का राइट साइड। F इज सिटिंग राइट टू E। F जो है सिटिंग राइट टू E। E के राइट साइड में F बैठा हुआ है, बट लेफ्ट टू D, D के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। H इज सिटिंग लेफ्ट टू, फाइंड आउट द पर्सन सिटिंग इन मिडिल। मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो मिडिल में हमारा कौन बैठा हुआ है, फिर से चेक करते हैं। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B। C जो है वो B के लेफ्ट साइड में बैठा है। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B but on the right to D, but on the right to B, but B के right side में, but on the right to D, but on the right to D। अच्छा, तो बट ऑन द राइट टू डी बता रहा है ना, तो C सिटिंग लेफ्ट टू B बट ऑन द राइट टू D। D के
राइट साइड में होना चाहिए, तो ये भी तो नहीं हो रहा, डी का राइट साइड, ये तो पूरा ही गलत हो गया। अरे ये तो पूरा ही गलत है, ये तो हुआ ही नहीं राइट, मैंने सारा बैठा दिया, ये तो हुआ ही नहीं हमारा। ओके तो फिर से देखते हैं, देखो फिर से देखो, इन्हें कह सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी ऑन द राइट बट ऑन द राइट टू डी, डी के राइट साइड में। तो मैंने इस तरह से एज्यूम कर लिया, ये तो डी का लेफ्ट साइड हो रहा है ना, डी का लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड कहाँ हो रहा है, ये भी तो डी का लेफ्ट साइड हो गया, इसीलिए रॉन्ग है। तो सपोज सी मिडिल में लिख लेते हैं, एक साइड, अच्छा पहले वाला देखते हैं, सी का पोजीशन मैंने इधर लिखा था, अच्छा ठीक है, एक साइड डी हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा बी, सी सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट साइड में है, बी के लेफ्ट साइड में है सी, बट ऑन द राइट टू डी, तो डी का राइट साइड हो गया सी के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि A is sitting right to B, A is sitting right to B, A जो है वो B के राइट साइड में बैठा है, B का राइट साइड। F is sitting right to E, E तो नहीं पता, बट लेफ्ट टू D, F जो है D के लेफ्ट साइड में, तो D का लेफ्ट F, तो E इधर हो जाएगा। तो बचा क्या, A B C D E F, तो बचा G बच रहा है, अब तो G ही बच रहा है, H है, अच्छा H है, A B C D E F और H है, H नाम, H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, E के लेफ्ट साइड में, तो ये वाला किसी काम का नहीं है, ये जो सिचुएशन है, ये जो पोजीशन है, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि H बोल के जो है वो E के लेफ्ट साइड में है, E के लेफ्ट साइड में है, तो अब फुलफिल हो जाता है। फाइंड द पोजीशन सिटिंग इन मिडिल, तो 1 2 3 1 2 3, तो मिडिल में कौन आ गया भाई, मिडिल में D आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन हो गया बी। एक बार चेक कर लेते हैं, इतना सारा डायग्राम बना है क्या, 11 का सी 12 का बी, 11 का सी 12 का, 11 का सी 12 का बी। अब चलते हैं 13 नंबर का जो डायग्राम है वो बनने से 13 to 17 इतना सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि A to H are seated in a straight line facing north, A to H, तो A B C D E F G H, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाता है, साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो जाता है, तो ये इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इस ईस्ट साइड में अगर फेस करोगे तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो उस बेसिस पे ये हो गया ईस्ट, ठीक है। A to H are sitting straight line facing north, C sit fourth left of G, G के फोर्थ लेफ्ट जगह पे जाके C बैठा है, D sit second to right of G, only two people sit between D and A, B and F are immediate neighbor of each other, B is not an immediate neighbor of A, he is not neighbor of, H is not neighbor of D। अच्छा तो पहले देखते हैं, सी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का अगर कोई पोजीशन हम लोग निकाले, जी का अगर हम लोग कोई भी पोजीशन निकाल लेते हैं, तो बोल रहा जा रहा है कि सी जो है वो जी के फोर्थ लेफ्ट पोजीशन में, तो ये राइट और ये लेफ्ट, 1 2 3, तो फिर जी का पोजीशन गलत हो रहा है, तो जी का पोजीशन इधर लाएंगे, तो फोर्थ लेफ्ट, तो 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, सी, फोर्थ लेफ्ट में सी बैठा है। D sit second right to G, D sit second right to G, 1 2 right side, only two people sit between D and A, D और A के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो जो डायग्राम बना है उस हिसाब से तो हमारा मिडिल पोजीशन आ ही नहीं रहा है, दैट इज D and A, और इनके मिडिल में लिखने वाला कोई भी पोजीशन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो ये डायग्राम गलत हो गया, तो यानी मेरा जी का पोजीशन जो है वो गलत हो गया। तो जी का पोजीशन कैसे लिखे ताकि हमारा डी और ए के मिडिल में हमें जगह मिल जाए,
तो अगर हम लोग जी का पोजीशन जो है एक घर इधर कर देते हैं, तो जी के 4 घर लेफ्ट, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा सी, ठीक है। जी के 4 घर इधर, सी आ गया, सी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ जी, सेकेंड टू राइट ऑफ जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। D and F are immediate neighbor of each other. D और F जो आसपास बैठेंगे, तो देखो यहाँ बैठाने से भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो B यहाँ पर B लिख सकते हैं, यहाँ पर F लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर F लिख सकते हैं, यहाँ पर B, क्योंकि अभी तक आगे कुछ नहीं पता चला है। फिर देखते हैं, B is not an immediate neighbor of A. B जो है वो A का नेबर नहीं है, यानी B को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो B को यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे तो वो A का नेबर बन जाएगा। तो हमें पता चल गया, अगर B यहाँ पुट होगा तो इसका मतलब F यहाँ पुट हो जाएगा, तो F यहाँ पुट हो गया। अब बचा कौन, A to H था ना, तो A, अच्छा A B C D, अच्छा और भी कुछ देख लेते हैं। B is not an immediate neighbor of H is not neighbor of D. H is not, तो H को यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे, तो A B C D, अच्छा E चला जाएगा, E चला गया। अब 13 में देखो क्या है, the person who sits sixth from the right, the person who sits sixth from the right, तो ये हो जाएगा हमारा right, तो sixth from the right। एक दो तीन चार, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, डी फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। among the following seats exactly in the, मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया, who amongst the following seats exactly in middle of the person who sit fifth from the left and person who sit sixth from the right। अच्छा पूरा मैंने पढ़ा ही नहीं, who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sit fifth from the left, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो रहा है, ये सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हो रहा है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। इन दोनों के मिडिल में कौन है, इन दोनों के मिडिल में है हमारा F, ठीक है, इन दोनों के मिडिल में है F। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी F, 13 का आंसर हो जाएगा डी यानी F, डी यानी F, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 14 में बोला है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट थर्ड टू राइट ऑफ सी, थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी का ये राइट साइड थर्ड, ए 1 2 3 यानी ए, ठीक है ए, तो ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन होगा सी, 14 का ऑप्शन हो गया सी। अब लिखते हैं 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ देयर लाइन, तो एक्सट्रीम एंड में है H और D, एक्सट्रीम एंड में है H और D यानी D, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू F, H का क्या है विथ रेस्पेक्ट टू F, तो F के लेफ्ट साइड में 2 पोजीशन छोड़, तो क्या दिया हुआ है, थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड 1 2 3 थर्ड टू लेफ्ट यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्टार्टिंग वाला ही था, थर्ड टू लेफ्ट यानी ऑप्शन ए। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के मिडिल में एक ही पर्सन है, जी 1, ऑप्शन ए जी 1। तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है, 13 का डी सी ए ए, 13 टू 17, 13 14 15 16 17, अच्छा डी सी डी ए, तो देख लेते हैं डी सी डी ए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। नाउ विद क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है, 10 students are A to J are sitting in a row facing west, ठीक है, तो
A to J 10 स्टूडेंट, A B C D E F G H I J, तो 10 स्टूडेंट हो रहे हैं। ये एक रो में बैठे हैं और ये फेस कर रहे हैं वेस्ट साइड को। तो वेस्ट साइड अगर ये हो जा रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारा वेस्ट साइड। अगर फेसिंग इधर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कर देते हैं 10 स्टूडेंट है और A to J है इनका नाम, A से J तक। और ये जो है फेस है इनका वेस्ट साइड में, ये वेस्ट हो जाएगा तो ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट अगर इधर है, ठीक है, ईस्ट अगर इधर है तो अगर ईस्ट की तरफ फेस करते हैं हम लोग कभी भी, तो हमारा ईस्ट की तरफ फेस करने पे हमारा एक साइड होता है साउथ और एक साइड हो जाता है नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, तो बी और एफ को हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं पुट कर सकते हैं। एजेस यानी एकदम एक्सट्रीम राइट्स, जो 2 पॉइंट है। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, तो जी जो है वो डी के लेफ्ट में है और एच जो है वो राइट ऑफ जे है, मतलब जे के राइट साइड में है। There are 4 persons between E and A. E और A के मिडिल में 4 persons है। I is the north of B. I जो है वो B के नॉर्थ में है और F जो है वो D के साउथ में है। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन मिल रहा है D में और B में। देखो B का तो एक बताया, B F दोनों साइड में नहीं बैठ सकते, वो मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर बताया B जो है I इज द नॉर्थ ऑफ B, B के नॉर्थ साइड में I है। बट ये एक समझ में आ रहा है, देखो G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, G जो है वो D के लेफ्ट में है और F इज साउथ ऑफ D, तो F जो है साउथ ऑफ D है, ठीक है। D के साउथ में F है और G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D और D के लेफ्ट में G है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखें तो ये जो D है, D के लेफ्ट में, यानी D का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा बिकॉज सारे के सारे वेस्ट साइड में फेस करके है और वेस्ट साइड अगर ये हो रहा है तो D का लेफ्ट साइड ये हो जा रहा है। D के लेफ्ट साइड में कौन है? G, तो ये D का लेफ्ट साइड हो गया, तो D के लेफ्ट साइड में कौन हो जाएगा? G। और इसके साथ बोल रहा है यहाँ एक रिलेशन मिल रहा है, F इज साउथ ऑफ D, F इज साउथ ऑफ D, तो D का साउथ कौन सा होगा? ये देखो, ये इधर साउथ होगा, इधर, तो साउथ ऑफ D। तो हो सकता है कि F यहाँ पर हो या फिर हो सकता है कि F यहाँ पर हो, किसी भी एक पोजीशन में हमें देना है तो हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। F को मैंने ये पोजीशन दिया, ठीक है। यहाँ पर हम रफली कर रहे हैं, फिर देखो आगे पढ़ते हैं। I इज द नॉर्थ ऑफ B, तो B का तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। G इज बिटवीन A एंड D, G इज बिटवीन A एंड D, तो G जो है वो A और D के मिडिल में, तो F को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो G जो है वो D और F के मिडिल में आ जा रहा है, जबकि G को आना है, G को जबकि आना है हमारा सॉरी G नहीं है, ये J है। J इज बिटवीन A एंड D, A और D के मिडिल में J है, तो A और D के मिडिल में J है, तो अगर हम यहाँ पर A लिखेंगे तो यहाँ पर J आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर लिख के यहाँ पर भी A लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है G इज इन E एंड F, E और F के मिडिल में G हो जाएगा, E और F के मिडिल में G होना चाहिए, तो यहाँ E आ जाना चाहिए, E और F के मिडिल में G हो गया। अच्छा, उसके बाद देयर आर 2 persons बिटवीन H एंड C, H एंड C, तो यहाँ H और C तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, H और C के मिडिल में 2 persons है। फिर से एक बार देखते हैं, B एंड F आर नॉट ऑन सिटिंग ऑफ द एजेस, तो B F एजेस में नहीं होगा, तब इसका मतलब इसके आगे कुछ होना चाहिए, क्योंकि B और F जो है वो लास्ट में पुट नहीं हो सकता है। अच्छा, G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, G इज सिटिंग लेफ्ट, D का लेफ्ट G बैठा है। H is sitting to the right of J, H is sitting to the right of J, J का right side यानी ये है। तो एक बार फिर से पढ़ते, G is sitting, अच्छा G है, सॉरी बार बार G J मेरा गलत हो जा रहा है। G is sitting left of D, D के लेफ्ट साइड में, D के लेफ्ट साइड में हो गया। H is sitting right of J, H,
जे के राइट साइड में, तो जे का राइट साइड ये है, जे के राइट साइड में एच है, तो यहाँ पर दे देते हैं एक बार, J is sitting right of H is sitting right of J, तो H जो है वो J के राइट साइड में बैठा है, ठीक है। There are 4 persons between E and A, तो E and A इसके मिडिल में 4 persons होने चाहिए, लेकिन हुआ तो है हमारा 2 persons, यानी यहाँ पर और भी 2 जगह जाएगा, यहाँ और भी 2 जगह होने चाहिए, तो इस प्लेस में 2 जगह खाली होना चाहिए। तो इसे एक बार जो लिखा है मैंने एफ जी ई डी और 2 जगह जे और ए और एच जो भी हमारा बन रहा है असम्पशन के हिसाब से। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के मिडिल में 4 पर्सन होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आई इज नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में आई है, तो बी तो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बी के नॉर्थ में आई है। F इज साउथ ऑफ D, D का साउथ, D के साउथ में F है, तो D का साउथ मतलब ये रहा, F तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 4 5 6 7 8 9 जगह हो चुका है, लेकिन यहाँ एक खाली रहेगा बिकॉज F और B जो है एक्सट्रीम राइट में नहीं जा सकते, तो फिर यहाँ पर कुछ एक होना चाहिए। J इज बिटवीन A एंड D, A और D के मिडिल में J है, A और D के मिडिल में J, अच्छा ये तो वैलिड हो रहा है। G is in E and F, E और F के मिडिल में J, ये भी वैलिड हो रहा है। There are 2 person between H and C, H and C के मिडिल में 2 persons है, H and C, तो H and C के मिडिल में 2 पर्सन है, तो अगर यहाँ हम H लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे, तो यहाँ मिडिल में एक पर्सन चाहिए, तो ये मिडिल में हो जाएगा, तो F कॉर्नर में आ जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा, यानी ये डायग्राम भी गलत हो गया, ये डायग्राम भी गलत हो रहा है। अब इसी में फाइनली देखते हैं एक बार करके, अगर नहीं होगा तो फिर कट करके नेक्स्ट, तो इस तरह से हमें ट्राई करते देखना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या वो थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, तो शायद हमारा क्वेश्चन हो जाए। हमारा F एक्सट्रीम में आ जा रहा है, तो ये F ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ते देखो, B and F are not sitting on either of the edges, B F यहाँ पुट नहीं होगा, ठीक है, B F यहाँ पुट नहीं होगा, कोई बात नहीं। G is sitting left of D, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ मेरा पोजीशन इसका था इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 5, छठे नंबर पोजीशन पे अगर डी को लिखें, G is sitting left of D, तो यहाँ लिख देते हैं G is sitting left of D, ये D का राइट है, ये D का लेफ्ट है, G is sitting left of D। H is sitting to the right of J, H जो है वो J के राइट साइड में है, H जो है वो J के राइट साइड में है, तो एक काम करते हैं, ये करते फिर वहां फाइनली करेंगे। वहां जगह नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। B and F are not sitting either of the edges, B यहाँ नहीं बैठेगा, F यहाँ नहीं बैठेगा। G is sitting left of D and H is sitting to the right of J, तो G is sitting left of D, अगर D यहाँ पर हो रहा है, इसे रफ करते हैं, G is sitting left of D, तो अगर ये D है, D का राइट, D का लेफ्ट, यहाँ G लिख देते हैं, G is sitting left of D, H is sitting right of J, तो H और J, H is sitting right of J, तो J के राइट साइड में, यानी इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक बार हम लिख रहे हैं एक एक करके। There are 4 persons between E and A, E और A के मिडिल में 4 पर्सन, 1 2 3 4, ये हमें पता है E और A के मिडिल में 4 पर्सन होंगे, लेकिन ये नहीं पता E इधर जाएगा A इधर जाएगा, उसमें कंफ्यूजन है। I इज द नॉर्थ ऑफ B, I जो है वो B के नॉर्थ साइड में है, तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
F इज साउथ ऑफ D, D का साउथ इधर हो जाएगा, D का साउथ इधर हो जाएगा, तो D जो है, D के साउथ में F है, तो मैंने D के साउथ में F को लिख दिया है। अब बोला जा रहा है कि देयर आर फोर, आई इज द नॉर्थ, अच्छा J इज बिटवीन A एंड D, J जो है वो A एंड D के मिडिल में है, J जो है वो A एंड D के मिडिल में है, तो A और D के मिडिल में है, J जो है वो, अच्छा अब देखो यहाँ हम A और D नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी D लिख के रखा है, तो ये J, तो यहाँ A हो जाना चाहिए, तो यहाँ H होना चाहिए, ये दोनों के मिडिल में अगर J है तो H यहाँ होना चाहिए। H का रिलेशन क्या था, H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, तो H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, बट एक्सट्रीम राइट नहीं, मतलब इमीडिएट राइट नहीं है, राइट साइड में ही है। अगर ऐसा ही हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखो JH जो है इसको हम हटा देते हैं, ये बन गया। लेकिन अब E और A के मिडिल में 4 जन है, तो यहाँ A है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जन बन गए, तो यहाँ E हो जाएगा, E और A के मिडिल में 4 जन, तो ये देखो E और A के मिडिल में आ गया 4 जन, तो अब शायद लगभग हो जाए हमारा E और A के मिडिल में 1 2 3 4 जन हो गए। अच्छा, उसके बाद I इज द नॉर्थ ऑफ B, B का जो नॉर्थ साइड है वहां I है, तो अभी तक B नहीं मिला है। F इज द साउथ ऑफ D, F इज द साउथ ऑफ D हो चुका है। नेक्स्ट हो रहा है J इज बिटवीन A एंड D, A और D के मिडिल में J है, ये भी हो चुका है। G इज बिटवीन E एंड F, E एंड F के मिडिल में G, तो ये भी हो गया, E एंड F के मिडिल में G, ठीक है। लेकिन G यहाँ पर है, G यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगर G ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है तो E और F के मिडिल में होना चाहिए, तो G अगर E और F के मिडिल में आ जाएगा तो F यहाँ हो जाएगा, तो D और F में क्या था देख लेते हैं। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, तो D के लेफ्ट में ही G आ रहा है, ठीक है, और G जो है E और F के मिडिल में है, तो इसे अब हम एक ऐसे लिखते हैं E G F, एक साथ लिखते हैं D J A H, तो ऐसे हो रहा है हमारा। आगे देखते हैं क्या बाकी रह गया, किसका पोजीशन, A बैठ चुका है, B बाकी है, B बाकी है, नोट डाउन करते, B बाकी है, C बाकी है, D हो गया, E F G H I बाकी है, तो B C I ये 3 बाकी है, तो I का क्या कंडीशन, I से नॉर्थ ऑफ B, I है B के नॉर्थ साइड में, तो B तो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ था, पहले B देख लेते, B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर ऑफ द एजेस, तो B और F जो है, F तो मिडिल में आ चुका है, एजेस में नहीं जा सकता है, तो फिर B को भी मिडिल में ही कहीं जाना है, साइड में तो जाना नहीं है। G is sitting left of D, G is sitting left of D, एक बार चेक करते हैं। H is sitting to the right of J, J के राइट साइड में H है, ठीक है। There are 4 person between E and A, E और A के मिडिल में 1 2 3 4 4 persons है। I is the north of B, B के नॉर्थ साइड में I है, अभी तक B पोस्ट नहीं हुआ है। F is the south of D, D के साउथ में F है। J is between A and D, A और D के बीच में J है, ये फुलफिल हो चुका है। G इज इन E एंड F, E और F के मिडिल में G है, ये भी हो चुका है। There are 2 person between H and C, H एंड C के मिडिल में 2 पर्सन है, तो C तो अभी तक मैंने लिखा नहीं है, तो अब C का पोजीशन ढूंढना है। तो C के बारे में क्या बताया है, H एंड C के मिडिल में 2 पर्सन है, H एंड C के मिडिल में 2 पर्सन है, यानी मिडिल में B होना चाहिए। H और C के मिडिल में अगर दो पर्सन है, H और C, अगर C यहाँ दे देते, इसके मिडिल में 2 पर्सन है, तो C अगर हम यहाँ दे देते तो मिडिल में आ जाता है BI। अब देख लेते BI का पोजीशन कुछ बताया था यहाँ पर, I इज द नॉर्थ ऑफ B, तो B के नॉर्थ साइड में I होना चाहिए, तो B के नॉर्थ साइड में ही I आ गया। अच्छा, और F इज साउथ ऑफ D, ये तो पहले ही हो गया, तो B के नॉर्थ साइड में I आ गया, तो ये तो सही हो गया, B के नॉर्थ साइड में I आ गया, तो मुझे लगता है सारा कंडीशन हो गया है। अब एक बार इसे हम लोग ऐसे पुट करते, E G F D J A H B I C। अब चेक करते हैं फिर से, B एंड F आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, नहीं है। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, D का लेफ्ट साइड में G है, ठीक है, D के लेफ्ट साइड में G। H इज सिटिंग राइट ऑफ J, J के राइट साइड में H है।
देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के मिडिल में 4 पर्सन है, 1 2 3 4। I is the north of B, I is the north of B, F is the south of D, F जो है वो D के साउथ में है, हाँ F जो है वो D के साउथ में है, क्योंकि यही साउथ हो रहा है, देखो यही साउथ हो रहा है। उसके बाद है J इज बिटवीन A एंड D, A और D के मिडिल में J है, ठीक है। G जो है E F के मिडिल में है, तो G जो है वो E F के मिडिल में है, ठीक हुआ है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन H एंड S, C, H एंड C के मिडिल में 2 पर्सन, तो ये हो चुका है। अब हमारा ये जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बन चुका है, तो थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल था तो टाइम लगेगा। Who is sitting at the 7th place counting from left, लेफ्ट साइड से काउंट करना है, 7th प्लेस पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे है सेवेंथ प्लेस पे है H, आइदर H और C, ये भी ऑप्शन दिया है। अब ये ऑप्शन भी ना वैलिड हो रहा है, यही ऑप्शन वैलिड हो रहा है, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पर C लिखेंगे और यहाँ पर H लिखेंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर C लिखते हैं और यहाँ पर H लिखते हैं तो भी वैलिड होता है, क्योंकि H और C के अंडर 2 जो ये वैलिड हो रहा है, और यहाँ पर वैलिड होना है कि J जो है J के इस साइड में H है, तो J का रिलेशन देखो, J जो है वो AD के बिटवीन है, AD के बिटवीन है, AD के बिटवीन, और इसके अलावा H का कंडीशन देखो, H का कंडीशन है राइट ऑफ J, तो इमीडिएट राइट तो नहीं बोला है, J के राइट साइड में H चला जा रहा है, तो भी हमारा कंडीशन जो है चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर C और H जैसे हम लोगों ने किया था, तो अगर हम लोग यहाँ पर C दे देते हैं और यहाँ पर H दे देते हैं, तो भी हमारा कंडीशन जो है इसमें मतलब डायग्राम जो है वो वैलिड बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आइदर H और C, यानी ऑप्शन डी। 19 देखो, Who among the following is definitely sitting at one of the ends, एक जन कौन है जो कि एक एंड में होगा ही होगा। तो यहाँ C और H में तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इधर E होना ही चाहिए, ठीक है, तो C, ऑप्शन C हो जाएगा, दैट इज E, ऑप्शन C हो जाएगा, दैट इज E, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शनल हो जा रहा है ना, H भी आ सकता है, C भी आ सकता है, लेकिन E होगा ही होगा। नेक्स्ट है हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ I, तो I कहाँ गया, ये I का इमीडिएट नेबर B या फिर C, तो देखो क्या ऑप्शन है, B और C, ऑप्शन A, ऑप्शन A, B और C। ट्वेंटी वन क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट टू डी, डी के सेकेंड लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। तो लेफ्ट साइड ये हो रहा है, सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड यानी जी, तो जी। अब ऑप्शन देखते हैं, 21 का ऑप्शन ए है, जी मतलब ए है। अच्छा, फिर है 22, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अच्छा, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से, क्या बोल रहा है, कौन चेंज करेगा अपना पोजीशन, जी एंड ए, जी और ए अगर अपने अंदर इंटरचेंज हो जाए तो हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए अगर इधर आ जाएगा, जी इधर चला जाएगा, तो इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, ई का, ए हो जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा, यानी ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी। तो एक बार चेक कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? 18 का डी, 19 का सी, 20 का डी, 20 का डी, तो ये तो गलत है, देखते हैं। 21 का ए, 21 का ए, ठीक है। 22 का सी, 23 का बी, 22 का सी, ठीक है। और 23 तो अभी किया नहीं हम लोगों ने, दूसरा क्वेश्चन है। तो ये बता रहा है, 20 का बता रहा है डी, 20 का ऑप्शन डी बताया है। तो 20 का एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 20 का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या था? कैन नॉट बी डिटरमाइंड हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अच्छा, आई का इमीडिएट नेबर, अच्छा, ये इसीलिए नहीं होगा डिटरमाइन क्योंकि ये मैंने तो बी सी देख के, लेकिन सी के साथ तो ऑल्टर है ना एच, एच और सी में क्या हो सकता है? ऑल्टरेशन हो सकता है। तो आई का इमीडिएट नेबर बी और सी ही होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बी सी, बी के साथ बी तो फिक्स्ड है, अब सी या एच में से कोई भी एक हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उस कंसेप्ट में हमें करना है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों डी हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो ऑल्टरेशन था ना सी और एच में, तो फिर सी और एच में अगर ऑल्टरेशन होगा तो आई का इमीडिएट नेबर बी फिक्स्ड है, सी और एच में ऑल्टर हो सकता है, जैसे यहाँ पर उस हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो है वो हमारा आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कितना तक हो गया है? 21 तक। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा करना है रेक्टिफाई, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो हम लोग इसे चलो पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नॉट है वो नॉट नहीं होगा, तो क्वेश्चन को सही कर लो। डी इज राइट टू सी, ऐसे लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन लिखवा देते हैं, डी इज राइट टू सी। अच्छा, उसके बाद F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, नॉट नहीं होगा। F इज स्टैंडिंग बिसाइड्स G। B is left of F, B is left of F, E is left of A, E is left of A, C and B have one person between E and F, ये नहीं होगा, इसके जगह हो जाएगा, लिख लो C and B have one person between them। और लास्ट वाला भी सही करना है, देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन H एंड C, ये नहीं होगा, इसके जगह लिखना है A and D have one person between them। ठीक है, तो ये सही करना है। अगर ये सही करेंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो वैलिड होगा और आंसर भी टैली होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये सही कर लेना है हम लोग को। तो अब हम लोग उसके हिसाब से, क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब जो 23 24 में क्वेश्चन, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रॉन्ग था, तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सही कर लिया। अब बोल रहा है कि देखो क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर बता रहा है डी इज राइट टू सी, डी जो है सी के राइट साइड में है, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो D इज राइट टू C, अगर ये C है, C का ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर C इधर फेस करके है तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं C का फेस इधर है, तो C के राइट साइड में कौन है? D है। F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, F और G जो है वो पास पास बैठे हैं। F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, तो अब ये FG भी हो सकता है, GF भी हो सकता है, नहीं पता। B इज लेफ्ट ऑफ F, तो अब ये बता दिया है कि B जो है वो F के लेफ्ट साइड में है, तो F का ये राइट साइड, F का ये लेफ्ट साइड, तो फिर F के लेफ्ट साइड में कौन है? B है। तो इसको ले लेते हैं, F के लेफ्ट साइड में डायरेक्टली B आ गया। E इज लेफ्ट ऑफ A, E जो है
वो ए के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ तो अभी तक हम लोगों ने ए नहीं लिखा है। सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के मिडिल में एक जन है, मिल गया। ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के मिडिल में, तो यहाँ पर कुछ एक होना चाहिए ताकि ए और डी के मिडिल में कोई एक पर्सन आएगा। तो फिर से एक बार करते हैं, देखो तो थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरह से होना चाहिए। फिर से लिखते हैं, अगर ये सिचुएशन है, कितने जन है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो 6 जगह होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। डी इज राइट टू सी, पहले बोला सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के मिडिल में एक कोई है, बी इज लेफ्ट ऑफ एफ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बी, B इज लेफ्ट ऑफ F, कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने ये जगह चूज किया है, कहीं और भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा डायग्राम हो रहा है कि नहीं। चलो यहाँ लिख के देखते हैं, B इज लेफ्ट ऑफ F। अच्छा, F के लेफ्ट साइड में B है, तो इधर F के लेफ्ट साइड में B है। अच्छा, उसके बाद है F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, तो यहाँ G होना चाहिए, G के F जो है वो स्टैंडिंग बिसाइड G है। और C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। और A एंड D हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, A और D के मिडिल में एक पर्सन है, तो यहाँ A या D लिखेंगे तो फिर एक पर्सन तो नहीं होगा, मिडिल में 3 पर्सन हो जा रहा है, यानी हमारा जो पोजीशन है वो गलत हो गया। यानी C B के मिडिल में एक पर्सन होगा और A और D के मिडिल में अगर एक पर्सन होगा, एक बार देख लेते हैं कितना स्टैंड जगह मैंने लिया है, 1 2 3 4 5 6, और मेरा है डेटा A से F तक, A B C D E F। अच्छा, जी भी तो है, सॉरी जी भी तो है, तो यहाँ एक कंडीशन बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, C और B के मिडिल में एक पर्सन होना चाहिए, और A एंड D हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, तो यहाँ A यहाँ D, तो ये तो फुलफिल ही नहीं होगा, तो ये जो है अरेंजमेंट गलत हो गया है। तो 7 जन है, A B C D E F G। तो हमें क्या करना है, C और B के मिडिल में एक पर्सन को रखना है, A और D के मिडिल में एक पर्सन को रखना है, A और D के मिडिल में एक पर्सन को रखना है, हमेशा A और D के मिडिल में एक जन रहेगा। D इज राइट टू C, D जो है वो C के राइट साइड में है, तो C के राइट साइड में, तो C का राइट साइड, ये लेफ्ट हो रहा है, C का राइट, एक मिनट, अगर A और D के मिडिल में एक पर्सन होगा और ये बता रहा है D इज राइट टू C, तो C के राइट साइड में D है, तो C का राइट साइड ये हो रहा है, तो हो सकता है कि A और D के मिडिल में C हो, लेकिन C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, C और B, तो यहाँ पर B को लिख देते हैं, C और B के मिडिल में कौन आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, A एंड D हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, तो ये फुलफिल हो रहा है, A D के मिडिल में एक और B C के मिडिल में एक। B इज लेफ्ट ऑफ F, B जो है वो F के लेफ्ट साइड में है, तो अगर F यहाँ कर देते हैं तो F का ये हो जाएगा लेफ्ट साइड जहां पर B है, तो ये फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट है F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, G के पास F है, किधर है नहीं बताया, D इज राइट टू C, D जो है वो C के राइट साइड में है, तो हाँ ये हो गया A C D B F G, A C D B F G। अच्छा, फिर भी कुछ बाकी रह गया मुझे लग रहा है, सात प्लेसेस हैं। अब एक बार रीड कर लेते हैं, D इज राइट टू C, D इज राइट टू C, D इज राइट टू C, C का राइट साइड में D है, C के राइट साइड में D है। F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, F इज स्टैंडिंग बिसाइड G, ठीक है, F जो है G के बगल में है, F जो है वो G के बगल में है। B इज लेफ्ट ऑफ F, B जो है वो F के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। E इज लेफ्ट ऑफ A, E जो है, अच्छा E इग्नोर हो गया, E इज लेफ्ट ऑफ A, तो A का ये राइट है, ये तो यहाँ पर हो जाएगा E,
E is left of A. C and B have one person. C and B have one person. A and D have one person. तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। हाँ 23 हु इज वन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट। 23 में सेकेंड एक्सट्रीम राइट में कौन है? राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट, ये लेफ्ट। तो सेकेंड राइट में है F, तो F मतलब ऑप्शन है B। 24 if we start counting from the left, on which number is B? 1 2 3 थर्ड नंबर, तो ऑप्शन सी। अब देखो ये टैली हुआ, यानी क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन गलत था। तो 23 का बी, 24 का सी। एक बार चेक कर लेते हैं। 23 का बी, 24 का डी। अच्छा, तो क्या गलत काउंट किया? 24 का डी। तो पूछा है मुझसे इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज बी? बी का नंबर क्या है? अच्छा लेफ्ट से ना, 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने तो इधर से काउंट कर दिया। तो ये फिफ्थ पोजीशन, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखो ये फिफ्थ पोजीशन यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। Eight persons P2W are sitting in front of one another in two rows. तो P2W कितना हो जाएगा? P Q R S T U V W। वन अनदर टू इन टू रोज। अच्छा दो रो में है, तो इस तरह से तो नहीं हो। दो रो में है, दो रो बनेगा। अब दो रो कितने लोगों को लेके बन रहा है देखना पड़ेगा। ईच रो हैज 4 पर्सन। अच्छा 4 पर्सन वाला रो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। P is between U and V। U and V के मिडिल में कौन है? P है। तो P is between U and V। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड V फेसिंग नॉर्थ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना लेते हैं। फेस इधर है नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। V is facing north. Q who is to immediate left of M, P2W में M कहाँ से आएगा? MNOP। अच्छा ये तो M नहीं होना चाहिए। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, तो ये क्या होना चाहिए? P2W, P Q R, R का इंफॉर्मेशन दिया, P Q R, S नहीं दिख रहा है, P Q R T U V W। अच्छा ये देखो ये पूरे क्वेश्चन में P2W मतलब क्या क्या होना चाहिए? P Q R S T U V W। तो किसका किसका इंफॉर्मेशन है? देखो P का इंफॉर्मेशन है U V Q, तो P का भी है, U का भी है, V का भी है, Q का भी है। आगे देखते हैं। W R T R P W सबका है, यानी S का इंफॉर्मेशन यहाँ मिसिंग है, तो M की जगह S मानना है हमें। ठीक है, ये गलत हो गया है। M की जगह S मानना है। जहां पर भी M लिखा हुआ है उसे हम लोग को S मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो Q who is immediate left of S is facing W. R is between T and M and W is to immediate right of V. तो किस तरह से हो रहा है देखो, एक तो 4 रो में होगा, पहला बात है। फिर यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि P इज बिटवीन U एंड V। U और V के मिडिल में, तो U V के मिडिल में P होना चाहिए। ठीक है, U V के मिडिल में P होना चाहिए, फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ वो फेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, तो एक दूसरे के साइड मुंह करके बैठे, मतलब
इन लोगों का ये हो जाएगा, जो इधर फेस करके हैं, जिनका फेस इधर है उनके लिए ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, और जो इधर फेस करके हैं क्योंकि फेस टू फेस बैठे हैं तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हमें पॉइंट ध्यान में रख के डायग्राम बनाना है। ईच रो हैज 4%, पी इज बिटवीन यू एंड वी, पी जो है यू और वी के मिडिल में है, ठीक है। अब बता रहा है कि फेसिंग नॉर्थ, तो फेसिंग नॉर्थ, ये सारे नॉर्थ फेसिंग में है, मतलब यहाँ पर होंगे, इस जगह पे चला जाएगा, यानी हमारा ये जो 3 डेटा है दैट इज पी यू भी, ये सब जो है ये इधर आ जाएगा, इधर इधर, क्योंकि यही वाला जो जगह है ये नॉर्थ फेसिंग का है, तो इधर हमारा क्या क्या आ जाएगा, इस साइड में पी यू और भी, ओ लिख दिया मैंने गलती से, पी यू और भी इधर आ जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन हमें पता है, पी जो है यू भी के मिडिल में है, तो यहाँ पी लिख लेते हैं, ठीक है। अब पी जो है यू भी के मिडिल में मैंने यहाँ पर अरेंज किया है इस तरह से, लेकिन अब ये ऐसे भी हो सकता है यू पी भी, ऐसे भी हो सकता है यू पी भी, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। Q who is to the immediate left of M, Q जो है वो M के लेफ्ट साइड में है, immediate left of M is facing W, W के तरफ मुंह करके, मतलब फेस टू फेस W के हिसाब से वो बैठा हुआ है। तो Q who is immediate left of M, तो यहाँ पर लिखते हैं Q जो है वो M के लेफ्ट साइड में है। अच्छा आगे एक बार देख लेते हैं, R is between T and M and W is to the immediate right of V। अच्छा V के राइट साइड में W है, W ये देखो W यहाँ पर बताया है, देखो who is immediate left of M is facing W, R is between T and M and W is to the immediate right of V, V का ये हो जाएगा राइट साइड, तो W यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी ये वाला बन गया U P V W, ये समझ में आ गया और बहुत ही इजीली से हम लोगों ने ये समझ लिया। अब बचा कौन देख लेते हैं, अब बाकी जो भी बचा है वो इधर आएगा। अब इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है फिर से, P इज बिटवीन U एंड V, तो P इज बिटवीन U एंड V, फेसिंग नॉर्थ, ये सबका फेस नॉर्थ साइड में है। Q who is to the immediate left of M is facing W, Q जो है वो W को फेस कर रहा है, यानी Q इधर बैठा है फेस टू फेस, और Q V is facing north, Q Who is immediate left of M, तो M यहाँ पर हो जाएगा, M का ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये देखो इधर जो भी मूव करके है, इधर जो भी फेस करके है, इनका लेफ्ट साइड ये है, M के लेफ्ट साइड में Q मिल गया। R is between T and M, R is between T and M, तो T और M के मिडिल में R हो गया। W is to sit immediate of V, इसी से तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया था इस इंफॉर्मेशन से। अब हमारा क्या क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हमें दिया है 25 से, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, आर के फ्रंट में कौन है, पी है, ऑप्शन देखते हैं, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का राइट साइड टी, टी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 में, टी मिल गया, सी, ऑप्शन सी। 27 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अच्छा ये कौन फेस टू फेस कौन है, एम भी आर भी, एम भी हाँ फेस टू फेस है, आर भी तो नहीं है फेस टू फेस, टी वी यू आर, टी वी फेस टू फेस नहीं है, यू आर भी फेस टू फेस नहीं है, तो एम भी, एम भी तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एम भी मतलब ऑप्शन ए हो गया। 27, 28, अच्छा 28 तो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 से, 25 का है डी सी ए, डी सी और ए। लास्ट क्वेश्चन दैट इज 28, four girls A B C D are sitting around a circle facing the center। अच्छा ये रो नहीं है, अब तक तो हम लोग रो का क्वेश्चन कर रहे थे, ये रो नहीं है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया सर्कल और ये हो गया इसका सेंटर।
अब बोला जा रहा है कि ABCD आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सबका मुंह जो है सेंटर के तरफ है। ABCD सबका फेस सेंटर के तरफ है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। BC, तो मेरा गलत हो गया, B इधर C देना पड़ेगा। BC जो है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, फेस टू फेस बैठे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा ट्रू होगा? अच्छा, तो इसे भी तो ठीक करते, ये C हो गया तो ये तो चेंज होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये बचा क्या, D। A and D in front of each other, हाँ, AD in front of each other है। A is not between B and C, A जो है ये B and C के मिडिल में नहीं है। ये पूछा क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो A इज नॉट बिटवीन B एंड C, B एंड C के मिडिल में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इधर D लिख देंगे, इधर A लिख देंगे, तो भी ये BC के मिडिल में ही आएगा। नॉट कैसे होगा, ये फिर भी BC के मिडिल में ही आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर B और यहाँ पर C लिखेंगे और यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर D लिखेंगे, तो A इज BC के मिडिल में ही आएगा। कैसे भी लिख लो, A जो है वो BC के मिडिल में ही आ रहा है, क्योंकि हमें तो ऐसे सर्कल लिखना है ना, ABCD, ठीक है। तो अगर हम लोग ABCD लिखेंगे तो A जो है वो BC के मिडिल में तब नहीं आएगा अगर ये इन दोनों का ये फ्रंट जो बोल रहा है ना BC अगर इस तरह से है फ्रंट, मतलब BC या तो ऐसे हो सकता है या तो BC ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये फेस टू फेस है, तो A और D को कैसे भी देना पड़ेगा। तो कैसे भी दे लो, ये तो फिर BC के मिडिल में ही आएगा, किसी भी तरह से दे लो। तो ये सेकेंड वाला तो फॉल्स हो गया, ये तो गलत है। D इज लेफ्ट ऑफ C, D इज लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट साइड में D है। C के ये राइट साइड है, अगर इधर फेस करके है सेंटर के तरफ, ये राइट साइड, तो फिर D इज लेफ्ट ऑफ C तो होगा नहीं। A इज लेफ्ट ऑफ C, A जो है C के लेफ्ट साइड में, अगर ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, अगर D इधर चला जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो एकदम डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा, A एंड D इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये होगा ही होगा। A और D एक दूसरे के इधर, ये दोनों अगर फेस टू फेस हो जाएंगे तो ये दोनों फेस टू फेस हो जाएंगे। तो 28 का ऑप्शन ए होगा, 28 का ऑप्शन ए। तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत ही इजी चैप्टर था। बस अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहे, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ डायग्राम बनाना है। हो सकता है हमें 2-3 डायग्राम लग जाए प्रिपेयर करने के लिए, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है।